जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। और यह जो है यह बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जुड़ जाइए और शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी बिहार एसएससी की, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी आप शुरू कर दीजिए हमारे साथ। ज्ञानतु की टीम आपके लिए पूरे जोर शोर से मेहनत कर रही है, पूरे जोर शोर से लगी हुई है। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करेंगे। इसके पहले का जो भी 1-2 क्लास और भी हो चुका है प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड, वो तो उसको जिन लोगों ने आपने मिस किया है वो वापस से जाकर के क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपनी सफलता में मदद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 7वीं बटालियन, 8वीं बटालियन, 40वीं बटालियन या उपरोक्त सभी। तो ध्यान देना होगा कि हमारा जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला आंदोलन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई हुई थी वह कब शुरू हुई, 1857 में। और 1857 में जब शुरू होती है तो यह कहां से शुरू हुआ, 1857 में तो शुरू हुआ, लेकिन यह कहां से शुरू हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ। सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ और मेरठ से शुरू होने के साथ ही साथ यह जो आग भड़क करके उठता है, यह जो आग उठता है वह कहां तक पहुंचता है, दानापुर छावनी के पास भी पहुंचता है। तो चूंकि क्या है कि यह महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, दानापुर छावनी जो है यह एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण केंद्र है क्योंकि देखिए यह जो दानापुर का एरिया हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश और किससे, बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित करता है। यह पूरा का पूरा एरिया इससे प्रभावित होता है और यह दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था उस समय जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ था 1857 में। तो यह जो है उत्तर भारत का एक मुख्य केंद्र हो गया था, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, मुश्किलों का सामना करना पड़ा अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए। क्यों दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए बहुत ही ज्यादा सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें 7वीं बटालियन, 8वीं बटालियन और 40वीं बटालियन, यह तीनों के तीनों, यह तीनों का तीनों बटालियन जो था यह इस आंदोलन में शामिल था। 7वीं बटालियन, 8वीं बटालियन और 40वीं रेजिमेंट के सभी सैनिकों ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह के फलस्वरूप यह दानापुर से किधर की ओर मूव किए, आगरा की ओर मूव कर दिए और इसमें जितने भी लोग थे उसमें शामिल हो गए। तो कहां से, दानापुर से शुरू होता है और किधर की ओर मूव कर जाते हैं, आरा की ओर मूव कर जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बटालियन शामिल थी, 7वीं, 8वीं और 40वीं। तो यह 3 के 3 बटालियन इसमें शामिल थे। समझिएगा कि दानापुर छावनी में जो क्या हुआ कि मेरठ में विद्रोह शुरू होता है 1857 में, विद्रोह फैलते फैलते कहां होता है, दानापुर में फैलता है। और दानापुर के 7वीं, 8वीं और 40वीं बटालियन क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और यह कौन से रेजिमेंट के थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से ये लोग जुड़े हुए थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। और यह क्या करते हैं, पूर्वी उत्तर भारत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और यह आरा की ओर मूव कर जाते हैं। और साथ ही साथ यह भी ध्यान देने वाला बात है कि बिहार रेजिमेंट का जो सेंटर है आज भी दानापुर छावनी में है। बीआरसी बिहार रेजिमेंट का जो है वह आज भी इसका मुख्यालय कहां है, दानापुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में। समझिएगा यह इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार रेजिमेंट का अभी भी मुख्यालय कहां है, दानापुर में। और 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसको पहले बैरकपुर छावनी, पहले कहां था, यह बैरकपुर में था। यह जो छावनी था वह कहां था, बैरकपुर में। और बैरकपुर का छावनी भी बहुत फेमस है। बैरकपुर से कहां ट्रांसफर कर दिया गया, दानापुर में। बट
पटना के बाहरी इलाके में जो दानापुर छावनी है वह पहले कहां था, बैरकपुर छावनी था। और पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के बाद भारत की सबसे दूसरी पुरानी छावनी है। कब दूसरी पुरानी छावनी है, कब, पश्चिम बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे पुराना छावनी अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन होगा, बैरकपुर। बैरकपुर जो है दूसरा पुराना छावनी होगा, बैरकपुर। ठीक है, समझिएगा, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा पुराना छावनी जो होगा वह बैरकपुर हो गया और बीसीआर के नाम से भी जाना जाता है। और कब स्थापित किया गया था, 1766 से 1757, 1766 से 1767 यानी 1766 से 1767 के बीच में कहा, बैरकपुर से कहां चला गया, दानापुर ट्रांसफर कर दिया गया। बैरकपुर से कहां ट्रांसफर कर दिया गया, दानापुर। बैरकपुर से कहां ट्रांसफर कर दिया गया, दानापुर। तो यह पूरा का पूरा जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक डिटेल डिस्कशन होगा जिसमें 2-3 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल करके आएंगे, 2-3 क्वेश्चन निकल करके आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था दानापुर छावनी के किस बटालियन की बात हो रही थी, किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की शुरुआत होती है 1857 से, मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया था सबसे प्रथम। उसके बाद हमारी 7वीं बटालियन, 8वीं बटालियन और 40वीं बटालियन क्या करती है, विद्रोह में शामिल होती है और आरा शहर की ओर मूव करती है। कहां मूव करती है, आरा शहर की ओर मूव करती है। 1949 में क्या हुआ था, बीसीआर का गठन हुआ था जिसका मुख्यालय क्या है, बिहार रेजिमेंट का गठन हुआ जिसका मुख्यालय दानापुर है। दानापुर में कब किया गया था, 1766 से 1767 के आसपास में क्या हुआ था, बैरकपुर छावनी जो सबसे पुरानी छावनी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल के बाद, उसको क्या किया गया, मूव करा करके दानापुर में ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। तो अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना है कि वह कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। तो समझिएगा कि जब 1857 का संघर्ष होता है, तो 1857 का जब संघर्ष होता है तो बिहार के सबसे प्रमुख विद्रोही नेता के रूप में कुंवर सिंह का नाम आता है। तो यह पहले नेता नहीं थे, अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे नजर में क्या आता है, कुंवर सिंह का नाम होता है। लेकिन जब 1857 का विद्रोह होता है तो ये पहले नेता नहीं थे, या जो पहले विद्रोही नेता नहीं थे, पहले क्रांतिकारी नहीं थे जो 1857 को लीड किया, लेकिन इनका जो योगदान था वह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो सोचिए कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इनके बारे में भी ले लेते हैं कि कुंवर सिंह आखिर थे कौन। जिस समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है उस समय इनकी आयु करीब करीब कितना, 80 वर्ष। इनकी आयु करीब करीब कितनी थी, 80 इयर्स का उम्र था इनका, किनका, कुंवर सिंह का। जिस समय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय इनकी आयु कितनी थी, 80 वर्ष की थी। 1777 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, किनका, कुंवर सिंह का जन्म 1777 में। जन्म कब हुआ, 1777 में कुंवर सिंह का क्या होता है, जन्म होता है। 1777 में कुंवर सिंह का जन्म होता है। 80 साल की अवस्था में इन्होंने क्या किया है, लड़ाई का नेतृत्व किया है। और बाबू कुंवर सिंह के पिता का नाम है साहबजादा सिंह मालवा, और यह भोज की वंशज, राजा भोज के वंशज हैं, राजा भोज के वंशज हैं। और यह एक बहुत बड़े जमींदार थे, और जब जमींदार थे तो अंग्रेजों की हड़प नीति के बारे में आपको पता होगा, और अंग्रेजों की हड़प नीति के कारण इनकी जमींदारी को नुकसान पहुंचता है। किनकी जमींदारी को नुकसान पहुंचता है, बाबू कुंवर सिंह की जमींदारी को नुकसान पहुंचता है। और बाबू कुंवर सिंह के साथ इनके भाई अनुज सिंह भी, बाबू कुंवर सिंह के साथ कौन इनके भाई थे, अनुज सिंह, क्या नाम था भाई का, अनुज सिंह भी विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और अनुज सिंह का योगदान उन साथ ही साथ में आता है, लेकिन जब बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इनका नेतृत्व किसने, अनुज सिंह ने किया था। ठीक है, दोनों ने क्या किया था, छापामार लड़ाई का नेतृत्व किया था। क्या चीज का, छापामार लड़ाई का, छापामार लड़ाई का नेतृत्व किया था। दोनों भाई ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध किसका नेतृत्व किया था, छापामार लड़ाई का नेतृत्व किया था। और 25 जुलाई 1857 को, कब,
25 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857 को आरा शहर पे कब्जा कर लिया था। किस पे कब्जा कर लिया था? आरा शहर पे कब्जा कर लिया था। 25 जुलाई 1857 को आरा शहर पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद फिर क्या इन्होंने क्या किया? रामगढ़ के जो सिपाही थे, जो विद्रोही सिपाही थे रामगढ़, उसके साथ रीवा, आजमगढ़ और बनारस, बलिया, इस तरह से आगे बढ़ते हुए गोरखपुर तक में अधिकार कर लिया था। कहां कहां तक? बांदा रीवा, बांदा रीवा से होते हुए कहां पर कब्जा कर लिया था? बांदा रीवा से होकर के बनारस, ये सब स्थानों पर क्या किया था? इन्होंने कब्जा कर लिया था। कहां से? रामगढ़ के सैनिकों के साथ मिलकर के, रामगढ़ के सैनिकों का जो इनको साथ मिला, उसके बाद बांदा, रीवा, बनारस, ये होते हुए गोरखपुर, गाजीपुर, इन सारे स्थानों पर क्या किया था? इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यह क्या हो गया? बनारस के बाद फिर क्या लिख देते हैं? गोरखपुर, गोरखपुर। तो सोचिए कि अकेले 80 साल की अवस्था में इन्होंने क्या किया? रामगढ़ के सैनिकों का साथ मिला, बांदा, रीवा, बनारस, गोरखपुर और बलिया, ये सारे स्थानों पे क्या किया? इन्होंने कब्जा करते हुए, शुरू करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और तो सोचिए कि कितना बड़ा नेतृत्व था बाबू कुंवर सिंह का। इसलिए इनका नाम बहुत ही व्यापक रूप से लिया जाता है। जब 1857 की लड़ाई होती है और बिहार के आंदोलन की बात होती है, बिहार के भूमिका की जब बात होती है, किसकी बात होती है? बिहार की भूमिका जब की बात होती है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन? 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो कब कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को जब शुरू हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तब बाबू कुंवर सिंह का नाम बहुत ही व्यापक रूप से लिया जाता है। जब बिहार की बात होती है, बिहार का बात हो रहा है, तो उसमें मुख्य नेता के रूप में किनको माना जाता है? किसको? बाबू कुंवर सिंह को। और ये कौन से वंशज थे? भोज के वंशज हैं। कहां से? राजा भोज के जो वंशज थे वह कौन थे? कुंवर सिंह, राजा भोज के वंशज। चलिए, तो इतना सारा क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। लेकिन जो मेन क्वेश्चन था, किस अंग्रेज अधिकारी के आमंत्रण पे, किस अंग्रेज के अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था और यह जान गए थे उसकी चालाकी? तो क्या था? कमिश्नर, पटना का जो कमिश्नर था वह, उसका नाम था टेलर। टेलर को कौन था? टेलर। कौन अंग्रेज अधिकारी था? टेलर। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए। लेकिन इन्होंने क्या किया? उनकी चालाकी को जान रहे थे, लेकिन चतुरतापूर्वक अपने तबीयत खराब होने का जो है बहाना बना करके, अस्वस्थता का बहाना बना करके इसको ठुकरा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन थे? कहां की बात हो रही है? छोटा नागपुर और विद्रोहियों के नेता। एक विद्रोही की बात नहीं हो रही है। छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय, जगतपाल सिंह, माधव सिंह। कौन होंगे? करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव क्या कर रहे थे कि जो छोटा नागपुर की जनता थी और जो छोटे छोटे जमींदार लोग थे, जमींदार वर्ग के लोग थे, जो अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों के द्वारा शोषित थे, उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का नेतृत्व किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने। और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के साथ साथ और भी क्रांतिकारी थे, जिसमें से मुख्य नाम आता है पांडे गणपत राय का। पांडे किनका नाम आता है? पांडे गणपत राय का, जयमंगल सिंह का, नादिर अली खान टिकैत उमराव का, बृजभूषण सिंह, चामा सिंह और विजय राम सिंह। ये सारे लोग इकट्ठा हो करके क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन। और इन लोगों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। चलिए आगे क्वेश्चन है, माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही किस क्षेत्र के नेता थे? किस क्षेत्र के नेता? कौन से एरिया में ये लोग विद्रोह कर रहे थे? सैनिकों के नेता। गया नहीं होगा, चंपारण नहीं होगा, भागलपुर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। हजारीबाग में माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही, ये सब विद्रोही सैनिकों के नेता थे। 4 का डी नंबर हो गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाले, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाले राजा ने, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाले राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह का प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। यानी कुंवर सिंह को जो है उनके प्रदेश में अनुमति नहीं मिलती है। कौन सा वैसा प्रदेश है जिसमें जिसका जो शासक था वह अंग्रेजों का सपोर्टर था। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 1857 की जो भारत का विद्रोह हुआ था उसमें कुंवर सिंह क्या कर रहे थे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। और उसमें से कुछ नेता जो थे, कुछ जो राजा थे, वह क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रख रहे थे। तो रावा या रीवा जो नाम का जगह है वहां के राजा ने क्या किया था, अंग्रेज कुंवर सिंह को अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं दी थी। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कुंवर सिंह कैसा लड़ाई लड़ रहे थे, छापामार युद्ध लड़ रहे थे, छापामार युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें क्या था कि अंग्रेजों से बचना भी था। तो अंग्रेजों से बचते हुए जब शरण लेने के लिए गए तो रीवा के राजा ने इनको अपने प्रदेश में इंटर करने की अनुमति नहीं दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया था? यानी कि कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के खिलाफ छापामार लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि एक लंबा संघर्ष शुरू किया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों के खिलाफ क्या था कि पहले इन पे क्या था, पहले इन पे 10,000 रुपये का क्या था, इनाम की राशि रखी हुई थी। 10,000 रुपये उस समय की बात हो रही। कब की बात हो रही है? 1857 में अंग्रेजों ने इनके ऊपर बाबू कुंवर सिंह के ऊपर कितने के रुपए की राशि रखी थी, इनाम की राशि 10,000 रुपए इनाम की राशि रखी थी। लेकिन ये क्या करते हैं कि जगदीशपुर से ऐलान करते हैं, जगदीशपुर से ऐलान करते हैं कब? 13 अगस्त 1857 को। कब? 13 अगस्त 1857 को जब ये जगदीशपुर किले से निकलते हैं तो यह अंग्रेजों के खिलाफ अपना अब तक का सबसे लंबा अभियान शुरू करते हैं। और क्या होता है तब इसके ऊपर अंग्रेजों की राशि बढ़कर के कितनी हो जाती है? 25,000 का इनाम रखते हैं। फिर कितना इनाम रखते हैं अंग्रेज इसके ऊपर? कुंवर सिंह के ऊपर कितना इनाम रखा जाता है? 25,000 रुपये का। ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ अपना सबसे लंबा अभियान कब शुरू किया? बी नंबर 13 अगस्त 1857 से। कब से? 13 अगस्त 1857 से। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 12 जून 1857 को। कहां? देवघर के देवरिया जिले में। देवघर के कौन से एरिया में? देवघर के रोहिणी नामक जगह पे। देवघर के रोहिणी नामक जगह पे 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी नामक जगह पे, देवघर के कौन से जगह पे? रोहिणी नामक जगह पे। देवघर के रोहिणी नामक जगह पे, देवघर के रोहिणी नामक जगह से यह पहला सैनिक विद्रोह 12 जून 1857 को शुरू होता है। 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी नगर नामक जगह पे कौन कौन, नाम क्या था? सलामत अली, सलामत अली, शेख हारो, सलामत अली और अमानत अली। अमानत अली क्या नाम हो गया? अमानत अली, अमानत अली और सलामत अली। अलामत अली और सलामत अली और शेख क्या नाम हो गया? शेख हेरो, शेख हेरो। ये 3 लोगों ने क्या किया था? बिहार में क्या किया था? पहला विद्रोह का नेतृत्व रोहिणी में, देवघर में जो पहला विद्रोह हुआ था वह अमानत अली, सलामत अली और शेख हेरो के द्वारा शुरू किया गया था। और 16 जून 1857 को, 16 जून 1857 को क्या किया जाता है? इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। कब? 16 जून 1857 को। मात्र कितने दिन के लिए? 4 दिन का विद्रोह था। 4 दिन के विद्रोह के कारण इनको क्या किया गया? 16 तारीख को, 12 जून को विद्रोह होता है और 16 तारीख को क्या होता है? आम के पेड़ पर इनको लटका करके फांसी दे दी जाती है। किनको किनको? अमानत अली को, उसके बाद सलामत अली को और शेख हेरो को।
समझिए कि कितना दमनकारी विचार या दमनकारी क्रांति को दबाने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा। कि बिहार में सबसे पहले कब होता है, 12 जून 1857 को सैनिक विद्रोह होता है। 16 जून को इनको फांसी दे दी जाती है। और प्रमुख नाम कौन कौन है, अमानत अली, सलामत अली और शेख हेरो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो चलिए यही अभी बात हो रही थी, देवघर के रोहिणी से। देवघर के रोहिणी नामक जगह पे, देवघर के रोहिणी नामक जगह से सबसे पहला सैनिक विद्रोह शुरू हुआ। 1857 का सैनिक विद्रोह, 1857 का सैनिक विद्रोह देवघर के रोहिणी नामक जगह से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसको क्या किया गया, 16 जून को फांसी पे लटका दिया गया। और जब भी बात होती है बिहार के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का, प्रथम क्रांति का, 1857 की क्रांति का, तो बाबू कुंवर सिंह का नाम लिया जाता है। लेकिन यहां हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि शुरुआत जो है, क्रांति की शुरुआत किसी और लोगों ने की थी, लेकिन मेजोरिटी यानी बहुत ज्यादा हद तक या बहुत ही प्रमुखता के साथ बाबू कुंवर सिंह ने क्या किया था, इस लड़ाई का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है? कौन से ये क्षेत्र में, विधि में, स्थापित कला में, विज्ञान में या साहित्य में? कौन सा एरिया है? तो विधि में। विधि में क्या है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? यानी कौन से ऐसे राजा थे जिनका लगाव धर्म जो है जैन धर्म के प्रति था? दशरथ, वृद्धत या खारवेल या हुइस्क? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खारवेल। खारवेल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारवेल कहां के राजा थे? कलिंग के राजा थे खारवेल, जो कहां से जुड़े हुए हैं, महामेधवाहन वंश से जुड़े हैं। महामेधवाहन वंश से जुड़े हुए हैं। कौन? खारवेल। खारवेल जो राजा थे वो कहां के राजा थे? खारवेल जो राजा थे वो कहां के राजा थे? तो खारवेल जो हमारे राजा हैं, कलिंग के राजा हैं। कलिंग के राजा हैं और कहां से जुड़े हुए हैं? कलिंग के राजा हैं और महामेधवाहन वंश से जुड़े हुए हैं। राजा खारवेल जो है अपने वंश के तीसरे शासक थे। राजा खारवेल वंश के तीसरे शासक थे और उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के पास, उड़ीसा का कौन सा शहर है, भुवनेश्वर के शहर के पास उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख जो प्रसिद्ध है वह भी खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा जो है उदयगिरी के पास है। उदयगिरी के पास है हाथी गुम्फा, उदयगिरी के पास है। वह क्या चीज से संबंधित है? खारवेल राजा से, खारवेल राजा से रिलेटेड है। ठीक है, कलिंग के राजा थे हाथी गुम्फा, उदयगिरी के पास से जो हमारा शिलालेख मिला है हाथी गुम्फा से, हुआ किससे संबंधित है? खारवेल से। खारवेल कहाँ के राजा है? कलिंग के राजा है खारवेल, जिनका कहा जो है महामेधवाहन वंश से जुड़े हुए हैं। महामेधवाहन वंश मौर्य साम्राज्य के बाद, किसका शासन आता है? महामेधवाहन वंश का, और के कलिंग का प्राचीन शासक वंश है। प्राचीन शासक वंश है मौर्य साम्राज्य के बाद का, मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ये महामेधवाहन वंश आता है। उसके तीसरे राजा होते हैं खारवेल और इनका झुकाव कहां है? जैन धर्म की ओर है। ठीक है, और इन्होंने कब से कब तक ईसा पूर्व, कब से कब तक शासन किया था? 193 से 170 ईसा पूर्व तक, 193 से 170 ईसा पूर्व तक शासन किया था।
ठीक है, ईसा पूर्व तक शासन किया था 193 से 170। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किस राजा का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है खारवेल। और खारवेल क्या है? कलिंग के राजा है, कलिंग के राजा है खारवेल, और महामेदवाहन वंश से जुड़े हुए हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग में एक क्या होता है? मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, उसके बाद महामेदवाहन वंश का उदय होता है। कहां? कलिंग में। और उदयगिरी के पास जो हाथी गुंफा है उससे इनका शिलालेख भी मिलता है। 193 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व तक क्या था? इनका शासन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित थे? तो चेंदी से हो जाएंगे, चेंदी से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, चेंदी से क्या हो जाएंगे? संबंधित हो जाएंगे। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश, कलिंग के जो राजा है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुंफा के अभिलेख से भी मिलता है। कहां से? हाथी गुंफा, हाथी गुंफा अभिलेख से जुड़ा मिलता है। कलिंग के चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। ठीक है, और उड़ीसा के पास भुवनेश्वर का जो भुवनेश्वर जगह है वहां के पास जो है उदयगिरी पहाड़ियों से इनका क्या मिलता है? शिलालेख मिलता है। और इसमें क्या मिलता है? इसमें और भी बहुत सारे चीजों का वर्णन है। जो अभिलेख मिलता है उसमें खारवेल का बचपन कैसे गुजरा, शिक्षा कैसे हुई, राज्याभिषेक तथा राजा बनने तक के पूरे क्रियाओं के बारे में पूरा इतिहास का वर्णन है। पूरा 13 साल तक की अवधि का पूरा वर्णन है। 13 साल तक की अवधि का पूरा क्या है? वर्णन किया गया है। किसमें? इसी में जन्म, शिक्षा और राज्याभिषेक, जन्म, शिक्षा और राज्याभिषेक के बारे में क्या किया गया है? इनका वर्णन किया गया है। कहां से मिला है? भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर के पास उदयगिरी नामक पहाड़ी है, उसमें क्या है? हाथी गुंफा एक जगह है, उसमें क्या मिला है? वो हाथी गुंफा के अभिलेख में 13 वर्षों तक शासन किया था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे क्या? हाँ, कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद महामेदवाहन वंश का उदय होता है। और उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? 13 साल तक शासन किया और चेंदी से संबंधित है। खारवेल का जो है कलिंग का जो चेंदी शासक है खारवेल महानतम सम्राटों में से एक हैं। ठीक है, महानतम सम्राटों में से एक है, इसी से इसका विवरण मिलता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, चलिए, गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, या हाथी गुंफा लेख के साथ, या सारनाथ लेख के साथ। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हाथी गुंफा लेख के साथ। और हाथी गुंफा लेख में क्या है कि 13 साल का विवरण मिलता है। और यह कहां मिल रहा है? उदयगिरी की पहाड़ियों में। कहां मिल रहा है? उदयगिरी की पहाड़ियों में। और उदयगिरी की पहाड़ी कहां है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहां? तो भुवनेश्वर के पास है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास है। 13 साल तक का क्या? जन्म, शिक्षा और राज्याभिषेक। क्या क्या मिला है? जन्म, शिक्षा और राज्याभिषेक, जन्म, शिक्षा और राज्याभिषेक, राज्याभिषेक सबके बारे में जानकारी मिलती है। कहां से? इसी हाथी गुंफा के अभिलेख से। चलिए, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सातवाहनों की राजधानी कहां अवस्थित थी? सातवाहनों की 2 राजधानियां हैं, याद करना है। अमरावती में, नादड़ में, नालदुर्ग में और दुर्ग में। कहां कहां है? अमरावती की सातवाहनों की राजधानियां कहां अवस्थित है? सातवाहनों की 2 राजधानी है, अमरावती और प्रतिष्ठान। कौन कौन हो जाएगा? सातवाहनों की अमरावती 2 राजधानी थी, और अमरावती और प्रतिष्ठान 2 राजधानियां हुआ करती थी। पहला हो गया अमरावती और दूसरा हो गया क्या? प्रतिष्ठान। क्या हो गया? एक जो है आंध्र प्रदेश में है, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे है। अमरावती कहां है? तो हमारा कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे है। कहां है? कृष्णा नदी के किनारे है। अमरावती कहां है? कृष्णा नदी के किनारे है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में कृष्णा नदी के किनारे अमरावती है। और प्रतिष्ठान क्या है कि प्रथम सातवाहनों की राजधानी
राजधानी राजा सिमुक की राजधानी है। प्रतिष्ठान किसकी राजधानी है? सिमुक राजा। राजा जो सातवाहनों के राजा थे, सिमुक राजा सिमुक थे। राजा सिमुक जो सातवाहनों के राजा थे, उनकी राजधानी कहां थी? प्रथम सातवाहनों के शासक प्रतिष्ठान, प्रथम सातवाहक राजा, सातवाहन राजा सिमुक की प्रतिष्ठान हो गया। और प्रतिष्ठान का निर्माण राजा इला ने किया था। राजा इला ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण की बात अगर हम करें, अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण कौन किया था? निर्माण राजा इला ने किया था और इसकी राजधानी सिमुक, सिमुक, ठीक है। अमरावती की बात करते हैं और इसका निर्माण, अमरावती का निर्माण किसने कराया था? वासी रेड्डी ने। अमरावती का निर्माण किसने कराया था? वासी रेड्डी, वासी रेड्डी ने, वासी रेड्डी ने। अमरावती का निर्माण वासी रेड्डी ने करवाया था, ठीक है। और ये दूसरा जो प्रतिष्ठान है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रतिष्ठान है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी के किनारे, यह कृष्णा नदी के किनारे हो गया और यह गोदावरी नदी के किनारे। चलिए करेक्ट है, गोदावरी नदी के किनारे दो जगह हो गया, अमरावती और प्रतिष्ठान। अमरावती कहाँ है? गुंटूर जिले में, कृष्णा नदी के पास। प्रतिष्ठान कहाँ है? औरंगाबाद। कौन सा राज्य हो जाता है? महाराष्ट्र। और अमरावती क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। और यह गोदावरी नदी के किनारे और वह कृष्णा नदी के किनारे। यहाँ पे राजा सिमुक का नाम आ रहा है, यहाँ वासी रेड्डी का नाम आ रहा है, यहाँ एक और राजा का निर्माण के लिए इला का नाम आ रहा है। तो यह एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्न में से राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? मौर्य राजवंश, पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट या सातवाहन? राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश, पल्लव राजवंश या फिर राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन? तो मौर्य का नाम जो है, मौर्य राजवंश का नाम जो है सबसे प्राचीन राजवंशों में लिया जाता है। इसका समय क्या है? 323 से 184 ईसा पूर्व। सोचिए कि भारत कितना समृद्ध था, भारत हिंदुस्तान कितना ज्यादा समृद्ध था कि इतने बड़े बड़े राजघराने या राजवंश चला करते थे। 323 से 184 ईसा पूर्व मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश है। और मौर्य राजवंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब से कब तक रहा? 1323 से 184 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद कौन से वंश आए? कुषाण वंश आए, गुप्त राजवंश, ये सारे वंश कब आए? कुषाण, गुप्त राजवंश ये सब आए। उसके बाद क्या है? वर्धन राजवंश ने भी, गुप्त, कुषाण, वर्धन ये सब बहुत सारे राजवंश आए। तो चलिए एक थोड़ा सा दृष्टि इस पे भी डालते हैं कि हर्यक वंश का क्या था। हर्यक वंश का जो राजा था उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग जान लिए कि भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन हो गया? मौर्य राजवंश। और इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से ही घनानंद को मार करके, किसको मारा था? घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश। अच्छा चलिए कुछ मुख्य राजवंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हर्यक वंश का स्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का स्थापक कौन था? बिंबिसार। और इसकी कहां है राजधानी? राजगृह पटना। शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वैशाली। नंद वंश महापद्मनंद और पाटलिपुत्रा। शुंग वंश पुष्पमित्र शुंग, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे वंश आए, परमार वंश आए, सोलंकी वंश आए, बहुत सारे वंश हैं, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, ये सारे के लोग अपने अपने इसमें सारे फेमस क्या हो गए? राजवंश हो गए। और उसकी अलग अलग जगह राजधानियां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से शासक हुए, कौन कौन से वंश हुए और कहां कहां इन्होंने राजधानी बनाई और कौन से फेमस राजा हुए। तो ये सारा चीज इसमें देखना है हमारा क्या चीज में, क्वेश्चन में, कि ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अंदर किया था। ईरान का पहला शासक जो भारत आया था और भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, साइरस होगा
कैम्बिसियस, कैम्बिसियस होगा, डेरिस प्रथम होगा या सहार्स होगा? सहार्स होगा। कौन था वैसा ईरान का शासक जिसने भारत पर के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तो ईरान क्या किए थे? 6ठी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किए थे। कब? 6 ईसा पूर्व में, 6ठी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी के आसपास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और इस समय राजा डेरियस प्रथम जो था ईरान का शासक था। राजा डेरियस प्रथम जो था इराक का शासक हुआ करता था। और यह कहां से कहां तक पास किया था? हिंदू कुश दर्या को पार करते हुए यहां भारत आया था। और 516 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत यानी जो सिंध और पंजाब का क्षेत्र है, कहां पे? सिंध और पंजाब का जो क्षेत्र है, सिंध और पंजाब का जो क्षेत्र है, सिंध और पंजाब का जो क्षेत्र है, यह हिंदू कुश दर्रा को पार करते हुए आया। और सिंध और पंजाब का जो क्षेत्र है उस पे क्या किया था? इसने आक्रमण किया था और इसी दो एरिया को क्या किया था? अपने कब्जे में लिया था। ईरान का जो शासक था डेरियस प्रथम, ईरान का शासक डेरियस प्रथम 6 ईसा पूर्व के आसपास में करता है क्या? आक्रमण करता है। एग्जैक्ट जो डेट होता है 516 ईसा पूर्व, और सिंध और पंजाब के कुछ हिस्सों पर आक्रमण करता है और इसको क्या करता है? भारत के कुछ हिस्सों को कब्जे में लेता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद की बात हो रही है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? समझने वाली बात है कि वैदिक कालीन सभ्यता को क्या चीज में बांटा गया? 2 काल में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन कौन काल? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्मंडल में क्या है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद भारत का या विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। समझिएगा बात को, क्या है? प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। क्या है? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वैदिक का काल और उत्तर वैदिक का काल। तो ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद का जो ग्रंथ है, प्रमुख उपवेद है, जो उपवेद है वह क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद का जो प्रमुख उपवेद है आयुर्वेद है और यह सबसे प्राचीनतम है। और आयुर्वेद से निकलते हैं क्या? धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन निकल के आते हैं? धन्वंतरी देव। ऋग्वेद का परिचय, ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल और 1028 क्या है? सूक्त है। कितना है? सूक्त है 1028 सूक्त है। 1028 क्या है? सूक्त है। और 11,000 मंत्र है। कितने मंत्र है? 11,000 मंत्र। 11,000 मंत्र है। कितने मंत्र है? 11,000 मंत्र है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 11,000 मंत्र हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त और कुल 10,580। 11,000 मतलब 10,580 मंत्र हैं। 10,580 मंत्र हैं। 10,580 मंत्र हैं। 10 मंडल, कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त, 11,000 के आसपास यानी 10,580 क्या है? मंत्र हैं। चलिए ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो क्या हो गया? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, अगला चलते हैं। निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति में नहीं है? किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? सभी मुहरे जो है, जितने भी मुहर मिल रहे हैं हड़प्पा संस्कृति में, उसमें क्या है? पशुओं का चित्र अंकन होता है, जिसमें चित्रात्मक लिपि है। पशुओं का क्या मिल रहा है? मुहर या चित्र मिल रहा है, जिसमें क्या होता है? चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा जा रहा है। और उसमें मुख्य रूप से बाघ, हाथी, जंगली सांड और बकरियां हैं। बाघ क्या क्या है? बाघ, जंगली हाथी, बाघ, जंगली हाथी, सुअर, बाघ, जंगली हाथी, सुअर और क्या है? बकरियां, जंगली सांड।
चलिए क्या क्या है, जंगली सुअर, जंगली सुअर तो हो ही गया, बाघ, हाथी, सांड, ठीक है, बाघ, हाथी, सांड, ये सभी चीजें कहाँ मिल रही है, उसमें मिल रही है। और ये हजारों हजार की संख्या में ये क्या हुए हैं, मुहर प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक जो चीज है वह नहीं मिल रहा है, घोड़ा यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, घोड़ा क्या कर रहा है, घोड़ा नहीं मिल रहा है। और अधिकांश मुहरें, जितने भी मुहरें हैं वो क्या बनी हुई है, स्टेलाइट जो पत्थर होता है, सैल खंडी युक्त पत्थर जो होता है, सैल खंडी युक्त पत्थर, सैल खंडी पत्थर, सैल खंडी पत्थर, सैल खंडी पत्थर से मिला हुआ है, बनकर के मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, देखते हैं निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी से सभ्यता वृषभ मुद्राएं प्राप्त हुई है, यानी वृषभ मुद्राएं प्राप्त हुई है, वृषभ मुद्राएं प्राप्त हुई है, वृषभ मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है, सॉरी, वृषभ मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है, वृषभ मुद्रा कहां से प्राप्त हुई, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई, हड़प्पा चौहनदारों या फिर किससे, हड़प्पा से, चंद्रों से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से, कौन से जगह से ये जो बहुत ज्यादा फेमस वृषभ मुद्रा है वह प्राप्त हुई थी। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, सबसे पहले देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर मिली है वह हड़प्पा से मिला है, सबसे जो फेमस जो है वह हड़प्पा से मिला है। और वृषभ शील मुद्राएं क्या है, 2200 से 2500 ईसा पूर्व का माना जा रहा है, कौन सा ईसा खंड का माना जा रहा है, 2200 से 2500 ईसा पूर्व से माना जाता है, यही कालखंड है इस मुद्राओं का, 2200 से 2500 के आसपास का। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा संस्कृति से पशुपति की मूर्ति मिली है, पशुपति का मुहर मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में और क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है, स्नानागार मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, अन्नागार मिला है, और नृत्य करते नारी की भी मूर्ति मिली है, मानव प्रशस्त्र मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं, साथ ही साथ सूती कपड़े भी मिले हैं, क्या मिले हैं, सूती कपड़े मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर, स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, अन्नागार और मानव कंकाल के अवशेष के साथ साथ सूती कपड़े भी मिले हैं। चलिए 18 19 नंबर देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में और भारत में। किसकी बात हो रही है, दो कपड़े की बात हो रही है। क्या क्या दो कपड़ा का हम लोग जान रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, पहले दो कपड़े के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, कपास के बारे में, और दूसरा जो हो गया वह कौन सा कपड़ा हो गया, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा और कपास के बारे में सबसे पहले आरंभ किया गया था, सबसे पहले कहां आरंभ किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में सबसे पहले कपास की खेती के लिए भारत फेमस रहा है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कपड़ों जो है वह कपास मिलता है। लेकिन जो चीनी वस्त्र, चीनी के जो सभ्यता है, चीनी जो लोग हैं, या चीनी में जो प्राचीन से इन्हीं सभ्यता की बात हो रही है, तो वो लोग क्या थे, कपास से परिचित उतना नहीं थे, कपास से ज्यादा वो लोग क्या चीज पे, रेशम के कपड़ों पर क्या थे, निर्भर करते थे। और चीन में कपास की खेती हान वंश के काल में शुरू हुई, चीन में हान वंश के शासन काल में क्या हुआ, खेती शुरू हुआ, चीन में हान वंश के शासन काल में कपास की खेती शुरू हुई। उससे पहले चीन क्या चीज पे डिपेंड कर रहा था, रेशम के कपड़ों पर निर्भर करता था। भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे पहले कपास की खेती के अवशेष प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि 1854 में, ये हो गया 1854 में सबसे पहले इसका मील कहां लगा था, तो बॉम्बे में लगा था, बॉम्बे में लगा था। सबसे पहला मील जो हुआ, कपड़े का स्थापना किया गया, कपास मील की जो स्थापना हुई वह कहां हुआ, बॉम्बे में। सबसे पहले कपास मील का जो स्थापना हुआ, कपास मील, कपड़ों में कपास मील का स्थापना जो हुआ 1854 में बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। चलिए, चीन के लोग, प्राचीन चीन के लोग क्या थे, ज्यादातर कपास की तुलना में रेशम पे ज्यादा निर्भर करते थे। और चीन में कपास की खेती कब से शुरू हुई, हान राजवंश के दौरान शुरू हुई। और चलिए अगला क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, बीएस वाकड़ ने और एचडी सांकिलियान ने, मार्टिवर व्हीलर ने। एचडी सांकिलिया इसके करेक्ट आंसर होंगे, एचडी सांकिलिया। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन एचडी सांकिलियान ने किया था। और इसमें क्या क्या मिले थे? हाथी दांत के शिल्प, चूना बनाने वाले और मिट्टी के खिलौने, जिसको मिट्टी के खिलौने को क्या बोला जाता है? टेराकोटा। मिट्टी के खिलौने को क्या बोला जाता है? टेराकोटा भी बहुतायत मात्रा में मिले थे। और लोग क्या करते थे? उस समय के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। और साथ ही साथ नवपाषाण युग का जब अंत हुआ था तो क्या शुरू हुआ था? ताम्रपाषाण युग, यानी तांबे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। और कई संस्कृतियों का जन्म क्या हुआ था? पत्थर और तांबे के साथ उपयोग करते हुए जो हुआ, तांबे और पत्थर के साथ, उसको क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी बोलते हैं। और ताम्र युग का स्थान नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है। ताम्र युग का स्थल नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है। नर्मदा के किनारे उनकी सभ्यता विकसित हुई। और यहां नवदा टोली का उद्घाटन किसने किया? एचडी सांकिलियान ने। चलिए, ये इसी के साथ हमारा क्या हुआ, आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ अलग नए नए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, उसको लेकर के हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप अपना प्रयास जारी रखें। धन्यवाद।